हेलो बच्चों, नमस्कार। तो शुरू कर रहे हैं अब हम क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरी की पूरी चैप्टर हम सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आने वाला है चैप्टर, और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बेटा इंडिकेटर वाला जो टॉपिक है कि इंडिकेटर क्या होता है। देखो, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है या जिससे की मदद से हम एसिड या बेस के बारे में आइडेंटिफाई करते या पता लगाते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज देखो, ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें क्या लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एसिड और बेस में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो क्या है। तो बेटा देखो, एसिड और बेस, एसिड एंड बेस। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो होता है सोर, और बेस का जो टेस्ट है वो होता है बच्चों बिटर। सोर और बिटर। दूसरा चीज अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो जो बेस को जब टच करते हैं ना, तो इसका जो टच जो है वो सोपी है, सोपी टच है, और इसका नॉन सोपी है, नॉन सोपी है। और देखो बेटा, ये मेन दो डिफरेंस है। उसके बाद देखो और भी डिफरेंस की बात करें जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरी चीज जो एसिड जो होता है लिटमस पेपर को या लिटमस सॉल्यूशन को बेटा ब्लू कर देता है, और यहाँ पर ब्लू नहीं, ये एक सेकेंड, ये वाला जो रेड कर देता है और ये वाला बच्चों ब्लू कर देता है। चौथी चीज बताते हैं, चौथी चीज, जो एसिड होता है इसका पीएच जो है वो 7 से कम होता है और इसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होता है। और सुनो, पांचवी चीज सुनो, जो एसिड जो है वो H+ डोनेट करता है, H+ डोनेट करता है, और बेस जो है OH- डोनेट करता है। तो ये 4-5 बातें, हालांकि और भी पॉइंट्स है, मैं सबकी चर्चा धीरे धीरे करूंगा आपके साथ में, क्योंकि चैप्टर ही हमारा एसिड बेस सॉल्ट्स है, तो आपको पूरा चर्चा करना ही करना है। बेटा यहाँ पर एक चीज है बेटा, अगर कभी क्या होता है कि जैसे लेट से एक व्हाइट कलर का कपड़ा है, कोई एक व्हाइट कलर का कपड़ा है, और इस पर अगर गलती से करी गिर जाए, तो करी अगर गिर जाएगा तो करी तो आपको पता है कि येलो कलर का होता है, तो यहाँ पर येलो कलर का एक धब्बा पड़ जाएगा। ठीक है, ये किसका निशान है? ये कढ़ी का निशान है बच्चों। किसका निशान है? कढ़ी का निशान है। और जब इसको जब सोप से हम धोएंगे, सोप से धोएंगे तो क्या होता है, जैसे कि एक सोप है, ठीक है, सोप का यूज किया इसको धोने के लिए, तो बेटा इस सोप का और एक करी के साथ में थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह हो जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो इसका जो कलर है ना, इस जहां पे कड़ी का जो स्पॉट था, इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। इसका मतलब जो करी जो है वो अपना कलर चेंज कर रहा है सोप के साथ में। सोप आपको मालूम होना चाहिए बेसिक नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का सोप जब करी से इंटरेक्ट किया तो उसका कलर चेंज हो गया। कलर कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। इसका मतलब सोप जो करी है वो अपना कलर चेंज कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर हम इंडिकेटर के बारे में मेनली चर्चा करेंगे, और इसमें थोड़ा सा और ये लिखा हुआ है कि अगर आप इसको जब धोओगे तो ये जो रेडिश ब्राउन है वापस येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा साबुन धुल के बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक बेटा जी आपको यहाँ पे समझना है वो है इंडिकेटर। चलिए शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। इंडिकेटर बेटा दो टाइप के होते हैं। इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं बच्चों हमारे इंडिकेटर। ध्यान देना, इंडिकेटर बच्चों दो टाइप के होते हैं, ध्यान देना बोर्ड पे। ये है इंडिकेटर। इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं मेनली। एक तो हो जाता है नेचुरल इंडिकेटर, एक हो जाता है बच्चों नेचुरल इंडिकेटर, एक हो जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, और एक हो जाता है बच्चों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। देखो, नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है। जैसे इसमें पहला हो जाता है बच्चों लिटमस, पहला इसमें क्या हो जाता है? लिटमस। दूसरा समझो यहाँ पर लिटमस के बाद जो दूसरा जो होता है वो हो जाता है, ये देखो अभी टर्मरिक। दूसरा क्या हो जाता है? टर्मरिक। और तीसरा बच्चों यहाँ पर जो एग्जाम यहाँ जो है वो होगा रेड कैबेज। तीसरा हो जाएगा रेड कैबेज।
सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो ही है जो लैब में बनाए जाते हैं। एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज, एक का नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज, दूसरे का नाम है फिनोफ्थेलीन, फिनोफ्थेलीन। और जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है ये बेटा, ये ऐसे इंडिकेटर है जो कि टेस्ट की मदद से हमें ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। तो यहाँ पर बेटा एक तो आ जाएगा अनियन, दूसरा आ जाएगा वनीला, और तीसरा आ जाएगा क्लोव। ये जो तीन जो इंडिकेटर है, अनियन, वनीला और क्लोव। अनियन तो पता ही है आपको, प्याज को कहते हैं। वनीला एक तरह का फ्रेग्रेंस वगैरह कह सकते हैं, ये भी केमिकल कंपाउंड है। क्लोव लौंग को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो तीनों जो चीज है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तीनों के तीनों जो एसिड जो होता है, एसिड में कोई स्मेल नहीं देते, या फिर ये कहो कि एसिड में इनका स्मेल का लॉस्ट हो जाता है, और बेस में जो है एसिड में इसका स्मेल जो है रिटेन रहता है। ये उल्टा हो गया बेटा, एसिड में स्मेल जो है वो रिटेन रहता है, और बेस में जो इनका जो स्मेल है, नो स्मेल। बेस में इनके कोई भी स्मेल हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब देखो, अगर ये अनियन वनीला या क्लोव, इनमें अगर एसिड मिक्स करा जाता है तो इसका जो भी स्मेल है, अनियन का जो स्मेल है आपको पता ही है, वनीला क्लोव का जो भी स्मेल है वो बनी रहेगी। लेकिन अगर बेस में इसको ऐड करेंगे तो इनका बर्बाद हो जाएगा, जो भी स्मेल है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर स्मेल खत्म हो रही है तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये भैया एक बेस है। समझ पा रही बातें? मतलब olfactory indicator are those indicator which changes their smell in presence of acid and base. Actually यहाँ पे ये होना चाहिए which loses or retain their smell in case of acid or base. acid में smell retain, base में smell का loss हो जाएगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। अब बात करते हैं लिटमस बेटा देखो, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है। तो लिटमस बच्चों दो कलर दिखाता है। देखो रेड में कौन सा कलर और बेस में कौन सा कलर। ये देखो रेड में तो बेटा एसिड एंड बेस। तो बच्चों एसिड में ये रेड कलर हो जाता है, बेस में ये ब्लू कलर हो जाता है। उसके बाद बेटा टर्मरिक की बात करें, अभी जो हमने कढ़ी वाला जो एग्जांपल लिया था, कढ़ी मतलब क्या है ना, कढ़ी बेसिकली उसके अंदर में टर्मरिक है, हल्दी है ना। तो हल्दी जो है बेटा बच्चों देखो एसिड एंड बेस, बेस में ये रेडिश ब्राउन आपका हो जाता है, बेस में बच्चों ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। और जो एसिड में कोई चेंज नहीं, नो चेंज, एसिड में नो चेंज। उसके बाद देखो ये तीसरी वाली जो चीज है यहाँ पर, जो रेड कैबेज है बेटा देखो, इसमें भी एसिड एंड बेस, देखो एसिड एंड बेस में तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, बेस में कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। और एसिड में बच्चों कोई चेंज नहीं होता। आपको एक और चीज याद रखना है, ये जो लिटमस होता है ना, नेचुरल इंडिकेटर इसलिए होता है क्योंकि इसका जो सोर्स है ना, इसका सोर्स एक प्लांट है, लाइकेन प्लांट इसका सोर्स है। लाइकेन प्लांट जो है थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है। लाइकेन प्लांट जो लिटमस होता है ना, लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है वो बच्चों पर्पल होता है। नेचुरल कलर क्या है, पर्पल है। टर्मरिक का नेचुरल कलर आपको ये भी याद रखना है, टर्मरिक का नेचुरल कलर होता है येलो, और जो रेड कैबेज का जो नेचुरल कलर है वो रेड रहता है। तो आपको नेचुरल कलर और एसिड में कौन सा कलर है, बेस में कौन सा कलर है, सब याद रखना है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज तो बच्चों सबसे पहले फिनोफ्थेलिन का देखते हैं। फिनोफ्थेलिन देखो, इसका जो नेचुरल कलर है उसकी बात करेंगे। नेचुरल कलर एसिड में क्या कलर हो जाएगा और बेस में क्या कलर हो जाएगा। तो बच्चों देखो नेचुरल कलर तो फिनोफ्थेलिन होता है, इसका कोई कलर ही नहीं होता, तो इसलिए हम लिखते हैं कलरलेस। और एसिड भी कैसा होता है, इसका कलरलेस होता है।
एसिड भी बच्चों कलरलेस होता है। और बेस जो होता है वो होता है पिंक। एक सेकेंड हाँ, बेस में इसका कलर जो हो पिंक हो जाता है। तो आपको नेचुरल कलर, एसिड में कलर कलरलेस और बेस में इसका कलर पिंक कलर हो जाता है। उसके बाद अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज की भी बात बेटा हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखो, इसका नेचुरल कलर इधर लिखेंगे, नेचुरल कलर, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज नाम में ही ऑरेंज है ना, तो इसके नाम में ऑरेंज लगा दो आप, यहाँ पर ऑरेंज लगा दो बच्चों। और एसिड एंड बेस, एसिड में ये रेड कलर होता है और बेस में ये येलो हो जाता है। तो ये सब कलर आपको एकदम से याद रखना है। एसिड में बच्चों जो मिथाइल ऑरेंज है वो रेड कलर का हो जाता है और बेस में येलो कलर। तो उम्मीद है ये आपको इंडिकेटर वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर ये नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर इनको लैब में बनाए जाते हैं। बेटा देखो इंडिकेटर होते और भी है लेकिन हम पढ़ते इतना ही है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाला पेज आपका कवर हो गया। आगे देखते हैं बच्चों। नाउ अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब बात करते हैं कि एसिड एंड बेस लैब में किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो इंडिकेटर वाला टॉपिक तो हमने कर ही लिया कि भाई कैसे कलर वलर चेंज होता है, तो उसकी बात तो हम करेंगे नहीं बेटा। यहाँ पर देखो कुछ एसिड और बेस के नाम दिए गए हैं, तो जरा उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले देखो एसिड को थोड़ा सा अगर मैं कैटेगराइज करूं, एसिड को बच्चों देखो कैटेगराइज करूं, मतलब जो टॉपिक है हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड और टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। यस बेटा जी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। भाई उस कहां से मिल कहां से रहा है, सोर्स के आधार पर एसिड और बेस को हम कैटेगराइज कर रहे हैं। सोर्स के आधार पर हम एसिड और बेस को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो बच्चों देखो दो टाइप के, कितने टाइप के, दो टाइप के। एक हो गया हमारा मिनरल एसिड, एक कौन सा हो गया मिनरल एसिड, और एक बेटा होता है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है ना। मिनरल एसिड तो ये तो एनिमल या प्लांट से मिलेंगे, और ये मिनरल एसिड जो है ये नॉर्मली मिनरल से मिलते हैं, और मतलब प्लांट और एनिमल इसका सोर्स नहीं होता है। बात करते हैं एक आधा यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है नाइट्रिक एसिड। जैसे कि ये तीन मुख्यतः आपको याद तो रखना ही है, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तीनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हम यूं भी कह सकते हैं जो मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एक चौथा है यहाँ पर कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये वीक एसिड है, मिनरल है लेकिन ये वीक है। ठीक है, कार्बन का एसिड क्या होता है कि ना जैसे रेन होता है ना बारिश, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद है और रेन हो रहा है, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें एसिड रेन देखने को मिलता है। देखो एसिड रेन कब एसिड रेन कहलाता है, जब इसका pH लेस देन 5.6 हो जाता है। 5.6 से pH जब डाउन हो जाता है तब हम बारिश को जो अम्लीय वर्षा का दर्जा दे देते हैं, अदरवाइज वो नॉर्मल बारिश या फिर नॉर्मल रेन, और 5.6 से कम होने पे एसिडिक रेन कहते हैं। हालांकि बेटा और भी है बहुत सारे एसिड, लेकिन क्योंकि 10th क्लास में उतनी जरूरत नहीं है तो हम उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा जी, आगे देखिए। ऑर्गेनिक एसिड में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सबसे पहले जैसे ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इसका जो सोर्स है टमाटो। दूसरा जैसे बेटा टार्टारिक एसिड है, टार्टारिक एसिड का जो सोर्स हो जाता है वो हमारा हो जाता है टैमरिंड, इसका सोर्स क्या हो जाएगा, टैमरिंड। तीसरी बात करते हैं, टार्टारिक एसिड के बाद टैमरिंड, और इसके बाद बच्चों सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड जो है ना वो आपको सिट्रस फ्रूट, मतलब जो रसदार फल होते हैं उसमें मिलेंगे,
तो हम सिंपल यहाँ पर सिट्रस फ्रूट लिख देते हैं। सिट्रस फ्रूट में एक अच्छा सा एग्जांपल हो जाएगा आपका ऑरेंज, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो ये हो गया। टमरिंड किसको कहते हैं? टमरिंड इमली को कहते हैं, ठीक है। और देखो बेटा चौथा ऑक्सैलिक, टार्टारिक, सिट्रिक, लैक्टिक एसिड। बच्चों देखो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये आपको लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलेगा, कर्ड में लैक्टिक एसिड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी एसिड है, जैसे कि हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे बच्चों। चौथा, पांचवा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है आपका ये आंट स्टिंग, आंट स्टिंग या फिर नेटल स्टिंग, ये इधर पाए जाते हैं, आंट स्टिंग या फिर नेटल स्टिंग। और भी देखो छठे नंबर पे अपना आ गया जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है ये बच्चों मिलेगा क्या बोलते हैं उसको, विनेगर, सिरका हिंदी में विनेगर। बेटा देखो जो कुछ के आपको फॉर्मूले भी याद, मतलब इनका जो ये कॉमन नेम है आपको IUPAC नेम भी याद रखना पड़ता है। जैसे एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इसी को ये आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा, इथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है इसको हम मिथेनोइक एसिड कहते हैं, मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड को बच्चों हम कहते हैं मिथेनोइक एसिड। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, राइट। तो टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, क्लास 10th में आपको इतना काफी पड़ेगा और भी अभी आते रहेंगे चैप्टर में आगे। आगे हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, क्लासिफिकेशन ही रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते बेटा, टाइप्स ऑफ एसिड on the basis of concentration, on the basis of concentration। ध्यान देना बच्चों, मजा आ जाएगा आपको चैप्टर समझ के, एक ही सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर मजा आ जाने वाला है, ठीक है। दो तरीके के एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सांद्रण, सांद्रण अम्ल, और डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। तो सॉरी कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। बच्चों कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में बेसिक जो डिफरेंस ये है, यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड एसिड है ना, इसमें जो एसिड वाला कंटेंट है, एसिड कंटेंट ये ज्यादा है और वाटर का जो कंटेंट है वो कम है। मतलब एसिडिक जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है और वाटर ये कंटेंट बहुत कम है। यहाँ पर अगर हम पहली बात करें तो एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और पानी ज्यादा है। बेसिक डिफरेंस तो यही है। दूसरा डिफरेंस ये है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ये हाईली कोरोसिव, हाईली कोरोसिव, बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है। और यहाँ पर रिलेटिवली लेस कोरोसिव, ये रिलेटिवली कम कोरोसिव नेचर का होता है। आपको जो एक चीज यहाँ पे बहुत एक चीज जो समझनी है बच्चों, वो ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का डाइल्यूशन करके ही डाइल्यूट एसिड बनाया जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूट एसिड बनता है बच्चों। अब यही यहाँ पर जो मेन चीज है कि कैसे, देखो आपको क्या करना पड़ता है कि ऐसे पानी लेते हैं, ये हमने पानी लिया और इसके अंदर में एक ग्लास रॉड हमने डाल दी है, ग्लास रॉड, और इसमें साइड से हम एसिड मिलाएंगे इधर से और बहुत स्लोली ड्रॉप वाइज एसिड ड्रॉप वाइज, कैसे
ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे और इसको जो है ना ग्लास रॉड को कॉन्स्टेंटली इसमें स्टर करते रहेंगे। तो आपको पानी में एसिड को ऐड करना है, वो भी ड्रॉप वाइज स्लोली और विद कांस्टेंट स्टरिंग। ऐसा करने से क्या होता है ना, देखो सबसे पहली बात समझो, एसिड में जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो ना एसिड का, ये बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है? ये वैसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट बाहर निकलती है। ये वैसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट बाहर निकलती है। माने डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर आप एसिड में पानी डाल दोगे तो इतनी ज़्यादा हीट रिलीज हो जाएगी कि वो जिस कंटेनर में आप मिक्सिंग का प्रोसेस कर रहे हो वो उसको झेल नहीं पाएगा या फिर सस्टेन नहीं कर पाएगा और एसिड स्प्लैश कर जाएगा और वो जो कंटेनर है वो फट सकता है ड्यू टू द इंटेंस हीट। इसका उल्टा, अगर पानी में हम एसिड डालते हैं और थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो पानी तो बहुत अच्छा हीट का एब्जॉर्बर है, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो बेटा ये टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ये हमने डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में पढ़ा। आगे देखो बेटा, तो इसकी बात हमने कर ली। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। अब हम आपको बताएंगे कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो अब यहां से जो रिएक्शन वाला जो पोर्शन है वो आप स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो पहला जो है कि एसिड या बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बच्चों ध्यान देना भाई, एसिड हो या बेस हो, बहुत ध्यान देना, एसिड हो या बेस हो, जब इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ना, एसिड हो या बेस हो, जब इसको मेटल के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, एक तो बनता है सॉल्ट प्लस दूसरा बन जाता है हाइड्रोजन गैस। ये बेटा आपको याद रखना है और उम्मीद करिए या फिर विश्वास करिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देखो, हमने एक एसिड लिया HCl और हमने एक मेटल लिया सोडियम और हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, या फिर दूसरा ले लो जिंक ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले तो सॉल्ट बनाना ऐसे, सॉल्ट बनाना ऐसे, जिंक क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया, ये लो जी बना दिया ZnCl2। अब प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस बैलेंस कर लेना है लास्ट में, बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस कर लेना है लास्ट में। देखिए एक सेकंड, ठीक है। अभी देखो बेटा, आप यहां पर अगर H2SO4 ले लेते हो फॉर एग्जांपल और यहां पर Cu है तो ये ऐसे कंबाइन कर जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस में H2 गैस। आपको लग रहा होगा कि दोनों में एसिड लिया, आप बेस ले लो यार, NaOH प्लस में जिंक, तो सोडियम ZnO2, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO नहीं NaZnO प्लस में हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से आप जो है आपको याद कर सकते हैं। आप जरा यहाँ पर इस एक्टिविटी को समझो बेटा, इस एक्टिविटी को आप यहाँ पर समझो। इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है, इस एक्टिविटी में ये हो रहा है कि ये जो कंटेनर है यहाँ पे ये प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेटा, ये देखो, ये जो कंटेनर है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर में जो एसिड लिया हुआ वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ और इसके अंदर में मेटल डाल रहे जिंक ग्रेन्यूल। देखो अभी तो मैंने बता ही दिया कि जिंक प्लस में H2SO4 जब लेंगे तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो वो निकलेगी। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिखाए हुए हैं, बबल्स दिखाए हुए हैं, और ये जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं ये यहाँ से बाहर निकलेंगे। और ये जो यहाँ पर ट्यूब लगा रखी है ना, डिलीवरी ट्यूब, ये देखो इसको क्या कह रहे हैं, डिलीवरी ट्यूब कह रहे हैं इसको। ये जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है इस ट्यूब के थ्रू इधर आएगा और ऐसे नीचे आता रहेगा और लास्ट में ये जो हमने जो सोप सॉल्यूशन यहाँ पे लिया है इसके अंदर सोप सॉल्यूशन में आ जाए। सोप सॉल्यूशन क्यों,
क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो सोप सॉल्यूशन जो होता है साबुन का पानी, उसमें बढ़िया बबल्स बनते हैं और उस बबल्स में हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाएगा। ये देखो इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में हाइड्रोजन गैस ट्रैप्ड है, इसके अंदर में हाइड्रोजन गैस ट्रैप्ड है। अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत अच्छा फ्यूल भी है, तो यहाँ पे हम बगल से कैंडल, जलता हुआ कैंडल लेके आ रहे हैं और ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले फट फट करके फटने लग जाते हैं और यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। और पॉप साउंड का प्रोड्यूस होना इस बात का प्रमाण है कि हाइड्रोजन गैस निकली है, इस बात का ये प्रमाण है कि हाइड्रोजन गैस निकली है। तो अतः यह सिद्ध होता है इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि अगर हम एसिड या बेस के साथ जब किसी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम अपने। तो ये तो था कि एसिड या बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर देखो और एग्जांपल देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। मैंने अभी यहाँ पर 2 लगाना भूल गया था बेटा, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस। आप ध्यान दीजिए, सिर्फ यही वाला नहीं, एक बात और बताता हूं मैं आपको, वो तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आप एल्युमिनियम से करवाते हो तो यहां पर बनेगा NaAlO2 और इसको कहते हैं बेटा सोडियम एल्यूमिनेट। बेटा एक चीज ध्यान देना, जब हम बेस ले रहे हैं ना तो थोड़ा सा अजीब सा सॉल्ट बन रहा है, तो अजीब सा ही तो एग्जाम में आता है। ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इजी वाला थोड़ी ना बार बार पूछेंगे, थोड़ा सा अजीब सा जो रहेगा वही पूछेंगे बार बार। आ जाओ बेटा, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। आओ बेटा यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान देना बेटा, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन समझानी है आपको, वो भी किसके साथ, एसिड के साथ। आओ बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल, देखो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बच्चों बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ध्यान देना बेटा, सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर तो बनेगा ही बनेगा, साथ में बड़ी ही काम की चीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी बनती है बच्चों। तो ये आप याद रख लो, और हिम्मत है कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, संभव ही नहीं है, आपको बस इतना सा पता होना चाहिए। ध्यान दो बेटा, जैसे ये देखो ये है Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और ये है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब सोडियम कार्बोनेट को जैसे HCl के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं या फिर इसको HCl के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो क्या बनता है, एक तो बनेगा सॉल्ट, तो यहाँ पर NaCl सॉल्ट बन जाएगा, अरे यहां से ये पकड़ लो, इधर से ये पकड़ लो, और फिर एक वाटर बन जाएगा, अब प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही बच्चों यहाँ भी NaCl प्लस H2O प्लस CO2, बस यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेनी है। ध्यान से देखना, इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों मेरे, बाकी देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, ये सब बैलेंस है, 2 क्लोरीन के लिए यहाँ से 2 से करना पड़ेगा, बाकी ये बैलेंस है। तो बेटा ये अब इधर देखो कि जैसे कि ये हमने कर लिया, अब हमें कैसे प्रूफ होएगा कि यार कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जांचने के 2 तरीके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पहचानने के 2 तरीके, एक तो इसकी ब्रिस्क अफरवेसेंस होती है, ब्रिस्क अफरवेसेंस, ब्रिस्क अफरवेसेंस, फिस 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 की साउंड आती है कार्बन डाइऑक्साइड वाली। बाकी एक और तरीका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली है ना, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बेटा लाइम वाटर किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, लाइम वाटर में अगर इसको पास करे तो इसका जो कलर जो है ना वो मिल्की हो जाता है, इसका कलर जो है वो मिल्की हो जाता है। तो अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की हुआ है, दैट प्रूव्ड कि जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से करवाया गया था तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था।
आ गई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं बेटा। देखो ये वाली जो एक्टिविटी जो 2.5 है आपके सामने यहाँ पर, तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, ये जो एक्टिविटी आपके सामने में, बिल्कुल मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको पूरा यहाँ पे दिखेगा। आप देखो बेटा इसके अंदर में सोडियम कार्बोनेट के टुकड़े डाले हुए छोटे छोटे, और इसमें जो एसिड है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट। तो उसके बाद जो ध्यान देना, इसमें कोई गैस निकली, कौन सी गैस निकली? यहाँ पे दिखाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी की चर्चा भी हम कर रहे थे। तो बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकली और ये डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पे गई इधर और ऐसे बाहर आई, और ये इसके अंदर में क्या है? देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं। लाइम वाटर, कुछ जनता इसको स्लेक्ड लाइम भी कहती है, आप भी बोलो क्योंकि आप उसी जनता का पार्ट हो। तो जनता इसको स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर, और इसका जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा बाद में। कैसा कलर हो जाएगा? मिल्की हो जाता है, और इससे ये प्रूफ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। अरे भैया हाइड्रोजन गैस थोड़ी ना मिल्की करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो मिल्की करेगा। तो ये बेटा एक्टिविटी नंबर आपका 2.5 है, और ये हमने देखा अभी, ठीक है, मिल्की हो जाएगा ना। ये रिएक्शन पूरा देख लो, अभी जो हमने ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी थी ना बच्चों आपके सामने, ये वाले, एक सेकेंड, एक मिनट, ये लिखना तो रह ही गया था। मिल्की तो हो जाएगी, लेकिन बना क्या? वो देखो यहाँ पर, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है, और मिल्की हो जाता है, बस मिल्की वाटर, ठीक है। आगे देखते हैं। एक 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 मिनट बेटा, एक मिनट, चल ये हमने बेटा, अच्छा हाँ, थोड़ा सा और देखो कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट में, अभी मिल्की कर दिया हमने, मिल्की कर दिया, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करवाया जाए तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, और वो इन सॉल्युबल इन वाटर होता है। मतलब वो जो प्रेसिपिटेट बना है ना कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चों, ये घुल जाएगा, और घुल के एकदम जो ट्रांसपेरेंट हमें कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। तो इसलिए लिमिटेड अमाउंट में ही घोला घोली करना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करने वाले हैं कि जो एसिड और बेस है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आओ बच्चों, एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं इसकी बात करेंगे, और आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। अगर आप इतनी वीडियो देख चुके हो तो आपको ज़रूर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब देखो कितना बेहतरीन तरीके से ये वाली रिएक्शन आपको समझाने वाला हूँ कि एसिड और बेस का रिएक्शन। सबसे पहली बात तो आप देखो, जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ना, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारा हेडिंग रहने वाला है, दिस इज बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो ये एसिड एंड बेस की रिएक्शन है, और इसमें बनता क्या है? सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर ये बनता है। अब यहां पर आप एक चीज देखो, एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड होते हैं H प्लस डोनर, H प्लस डोनर, और बेस क्या होते हैं? OH माइनस डोनर। और कुछ? हाँ जी, एसिड लिटमस को रेड करने का काम करता है, बेस लिटमस को ब्लू करने का काम करता है। तो जितने भी टाइप के एसिड और जितने भी टाइप के बेस है वो ये रिएक्शन कर सकते हैं। क्या मतलब? देखो अभी समझ में आएगा। देखो नॉर्मली तो जो एसिड एंड बेस है, चाहे मिनरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड की बात आपको पता ही है ना, हम पीछे कर चुके हैं। अभी बेस की चर्चा भी करेंगे हम थोड़ा सा।
इधर देखो बेटा, जो सबसे पहले तो ऑक्साइड देखो, ऑक्साइड करके कुछ होता है। ऑक्साइड मेनली देखो, वैसे तो 3 टाइप के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, और 3 नहीं 4 टाइप के ऑक्साइड होते हैं। अभी हम जो है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। बच्चों मेटल के ऑक्साइड मतलब मेटल और ऑक्सीजन का कंपाउंड, नॉन मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल और ऑक्सीजन का कंपाउंड। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है ये एसिडिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर। और ध्यान से देखो, 2 और टाइप के ऑक्साइड होते हैं, वो कौन से होते हैं यहां पर देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये ऐसे ऑक्साइड है जो दोनों ही नेचर दिखाते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और सुनो बेटा, और सुनो, न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको, न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे वाटर, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, ये 4 न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेस वाली सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। तो यार तुम जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हो ना, तो एसिड प्लस बेस या फिर एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, ये भी हो जाएगा। सेम वही साल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, या फिर उल्टा करो, यहां पर बोलो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड। तीनों ही केस में बच्चों सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। तीनों ही केस में सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। आइए एग्जांपल से समझते हैं ना, तब मजा आएगा आपको। जैसे देखो, एक एसिड लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक बेस लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्शन करवा दिया। क्या बना, एक तो सॉल्ट बना NaCl प्लस वाटर। ये नॉर्मल एसिड और नॉर्मल बेस हो गए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। इसके साथ में बेस पकड़ लेते तो यहां से बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर। मैं बेटा अपनी तरफ से रिएक्शन लिखना नहीं चाहता, सो दैट कि आपको डिफिकल्टी हो जाए, तो सिर्फ एनसीईआरटी के रिएक्शन ही लेंगे। अपनी तरफ से मैं लिख दूंगा, लिखने में आपको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए अब फिर से हम एनसीईआरटी पर वापस आते हैं। तो मैंने बेटा आपको बताया, ये देखो रिएक्शन ऑफ ये 2.6 में उसी की चर्चा है। जैसे देखो NaOH प्लस HCl क्या बना है, NaCl एंड वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, ये भी इसी में आ गया। और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, ये भी बच्चों इसी में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो आप कर लेंगे। कह रहे हैं कि सभी एसिड और सभी बेस में कॉमन क्या है, तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। सभी एसिड पानी में H प्लस आयन रिलीज करते हैं। ऑल एसिड रिलीजेस H प्लस आयन इन द वाटर। आप चाहे तो लिख लो इस बात को। सभी एसिड में क्या कॉमन है, सभी पानी में H प्लस आयन रिलीज करते हैं। और सभी बेस में क्या कॉमन है, तो सभी बेस पानी में OH माइनस रिलीज करते हैं। दैट इज ऑल बेस प्रोड्यूसेस OH माइनस आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक काम की बात बताऊं, एक ग्लूकोज और मिथेनॉल या इथेनॉल, ये नाम याद रखना। ग्लूकोज और इथेनॉल, ध्यान देना बेटा, यहां पे लिखा होगा ग्लूकोज और इथेनॉल, इनके पास
इनके पास हाइड्रोजन तो होता है, ग्लूकोज और इथेनॉल, इनके पास हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन बेटा ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये रिलीज नहीं कर पाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद, इसलिए ग्लूकोज और इथेनॉल एसिड नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि व्हाई ग्लूकोज एंड इथेनॉल आर नॉट एन एसिड, तो आप बोलोगे क्योंकि भैया कि ये H+ आयन रिलीज नहीं करते हैं पानी में, इसलिए ये एसिड नहीं है। सिंपल सी बात है। और ध्यान से देखो बेटा, और ध्यान से देखो, तो अब ध्यान से देखो, और भाई साहब ये देखो, जैसे कि HCl है, फॉर एग्जांपल ये HCl है, इसको हमने पानी में डाला, पता है क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा, देखो H3O+ बना देगा। अरे अभी तो मैंने बोला कि Cl-, अरे हाँ देखो ध्यान से, होता क्या है, HCl H में टूटेगा और प्लस Cl- में टूटेगा। ये जो H+ है ना, ये अकेला नहीं रहता, ये पानी के साथ जाके चिपक जाता है, चुप ऐसे चिपक गया, इसके साथ जाके इसके साथ चिपक गया, तो ये क्या बना दिया, H3O+, बना H+ जुड़ गया वाटर में और ये बना H3O+, और इसी का नाम है बच्चों हाइड्रोनियम आयन। इसी का नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो H+ और हाइड्रोनियम आयन एक ही बात है, सेम ही बात है। और देखो बेटा, अब जरा सा हम कुछ बेस की भी बात कर लेते हैं बेटा, है ना, बेस की बात अभी तक नहीं करी है ना, एसिड एंड बेस, सॉल्ट एंड वाटर, ये सारा हो गया। चलो जी थोड़ा सा बेस के बारे में हम चर्चा करते हैं। बेस अभी थोड़ा बहुत तो बता ही दिया, सोपी टच होता है, बिटर टेस्ट होता है इसका। देखो बेस तो इसमें बस यही रह गया, बाकी तो एसिड की तरह ही है, ये भी कोरोसिव नेचर का होता है, इसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट होता है, मतलब बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा, पानी का कम, कॉन्सेंट्रेटेड, बेस का कंसंट्रेशन कम, पानी ज्यादा, डाइल्यूटेड बेस। बाकी ये बिटर टेस्ट होता है इसका, सोपी इसका टच होता है। और सुनो, ऑर्गेनिक बेस वेस कुछ नहीं होता, सीधी सीधी बात है ना। सीधा सीधा हम बात करेंगे कि कुछ बेस वीक होते हैं और कुछ बेस स्ट्रांग होते हैं। तो आपको स्ट्रांग में तो एक दो नाम ये याद रखेंगे कि LiOH, दूसरा LiOH भी छोड़ो, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। वीक में आपको याद रखना है, जैसे सबसे बढ़िया वीक वाला NH4OH, इसका नाम है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वीक बेस है। ये जो है ना, इसको जैसे कि, और चौथा यहाँ पे लिख सकते हो आप बेरियम हाइड्रोक्साइड। और देखो बेटा यहाँ पर यहाँ पे चौथा आप लिख सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड और कौन सा है, और याद नहीं यार, बस इतना ही काफी है ना। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और बाकी प्रॉपर्टी वही है। देखो इंडिकेटर में मैंने इसको लपेट लिया पहले से ही, और इंडिकेटर में लपेट लिया था इसको, और रिएक्शन में आ ही गए, है ना, जहाँ पे एसिड और बेस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग से क्या ही पढ़ना, बाकी लिटमस वेटमस में क्या करता है वो सारा इंडिकेटर में आ गया था। और हाँ, स्टेन वाला भी क्वेश्चन आ गया था ना आपका। आगे देखो बेटा, एक्टिविटी नंबर 2.10, तो ये सब सारा कुछ वही है कि, है ना, वो जो हमने बोला था कि डाइल्यूशन जो एसिड का जब करते हैं तो वाटर के अंदर में एसिड मिलाते हैं, सॉरी एसिड वाटर के अंदर में एसिड मिलाते हैं, वो भी स्लोली और विद कांस्टेंट स्टिरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्ट्रॉन्ग द एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब भैया अब देखो, हमें पता चल गया कि एसिड कौन सा, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। अब हम बात कर रहे हैं कि एसिड अगर है तो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, दो एसिड में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक कम स्ट्रॉन्ग है, उसकी चर्चा बेटा अब हम करने वाले हैं। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज पीएच स्केल, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन स्केल। बेटा देखो, H+ का मात्रा जितना ज्यादा होगा ना,
पीएच आपका उतना ही कम होगा। तो एक हमारे पास ना एक स्केल है, एक स्केल है 0 से लेके 14 तक का एक स्केल है, 0 से लेके 14 तक का स्केल है, और उसके सेंटर पे बेटा यहाँ पर वैल्यू है 7। तो सेंटर जो देखो ये जो है एक्सट्रीमली एसिडिक, एक्सट्रीम एसिडिक, एक्सट्रीम एसिडिक, हालांकि छोड़ो ये देखो ये जो रेंज है ना, ये वाला रेंज ये एसिडिक रेंज है। पीएच जो है 7 से कम एसिड को दिखाता है, पीएच जो है 7 से ज्यादा ये बेसिक नेचर को दिखाता है, और पीएच जो 7 है ना ये न्यूट्रल को दिखाता है। आपका पीएच जो 7 है ये आपका न्यूट्रल को दिखाता है। भाई देखो जितना कम पीएच होगा ना उतना बेहतरीन एसिड होगा, और जितना ज्यादा पीएच होगा उतना बेहतरीन बेस होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही? यूजुअली ये बोला जाता है कि जो पीएच यहां से यहां तक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और यहां से यहां तक जो है वीक। यूजुअली ऐसा बोला जाता है, लेकिन 100% ये ट्रू नहीं है बेटा, ध्यान देना। यूजुअली आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो कि हाँ 3.5 से कम है तो लगभग वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर 3.5 से कम है। 7 से लेके जो 10.5 तक है ये वीक बेस होगा, वीक बेस होगा, और यहां से लेके यहां तक जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पीएच 7 न्यूट्रल होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल बेटा वाटर का हो जाएगा, इधर एग्जांपल आ जाएगा HCl का, और इधर एग्जांपल आ जाएगा NaOH का। तो हमें एक टेबल याद करनी है बेटा अलग अलग सब्सटेंस के एसिड पीएच वैल्यू का। तो चलिए एक टेबल हम बनाएंगे अब कि अलग अलग सब्सटेंस का पीएच वैल्यू क्या क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट वाला और खासकर जो एनसीईआरटी वाला है वही वाला बनाएंगे। जरा देखते हैं कि एनसीईआरटी में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। बेटा ये देखो यहाँ पर बेटा ये देखो, और कुछ यहाँ पर आपको दे भी रखा है टेबल में। सलाइवा बिफोर मील एंड सलाइवा आफ्टर मील, कलर ऑफ पीएच पेपर, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू। तो बेसिकली बेटा हमें पीएच वैल्यू से मतलब है, कलर की बात तो हम बाद में करेंगे। जरा ध्यान देना यहाँ पर, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर जो सलाइवा बिफोर एंड आफ्टर है, तो बिफोर मील तो बेटा सलाइवा का जो पीएच होता है दिस इज 7.4, और आफ्टर मील दिस इज 5.8। 7.4 एंड आफ्टर मील इट इज 5.8। उसके बाद बेटा जैसे कि लेमन जूस की बात करते हैं, तो लेमन जूस का जो पीएच है दिस इज अवर 2.5। और एरेटेड ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोतल, तो एरेटेड ड्रिंक्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक का जो पीएच होता है इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मेरे को अभी याद नहीं आ रही है, जरा मैं अपनी बुक में देख लेता हूँ क्या है इसकी वैल्यू। उसके बाद बेटा इसमें कैरेट जूस है, तो कैरेट जूस का जो पीएच हो जाएगा आपका लेमन जूस 2. कॉफी, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, टैप वाटर, ये सारी चीजें, टमाटो जूस, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच है बेटा आपका 6.0, कहाँ है ये रहा 6.0। और उसके बाद कैरेट जूस, या कैरेट जूस तो पता नहीं, हाँ कैरेट जूस ये रहा 6.4, कैरेट जूस है 6.4। उसके बाद है बेटा जी कॉफी, कॉफी हो गया आपका 5 से लेके 6 के बीच में रहता है, ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बच्चों टमाटो जूस, टमाटो जूस का जो पीएच है दिस इज 4.0। और टैप वाटर, टैप वाटर का जो पीएच है ये भी समथिंग रेंज में ही होता है बेटा, ये भी आपका 6.5 से लेके 8 तक ये कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि ये तो हो गया, ये 14 होता है, और 1 मोलर HCl लाइक इट इज समथिंग बहुत कम वैल्यू होती है, 1 के आसपास इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। बाकी बेटा पीएच ऑफ कलर यहाँ पर देखो, अगर एक्सट्रीमली एसिडिक होगा तो रेड कलर, और ये हो गया डार्क पर्पल कलर, और जो 7 के आसपास का जो कलर है वो ग्रीन है, और कहीं ना कहीं कलर इस तरीके से डेविएट कर रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको याद रखना है पीएच 10 होता है। लेमन जूस आपको याद रखना है पीएच 2.2 होता है। गैस्ट्रिक जूस 1.2 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होता है।
लेकिन आपको कुछ और पीएच बच्चों याद रखना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको याद रखना चाहिए ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है, तो 7.4। अच्छा, ये वाले देखो, सलाइवा बिफोर मील एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले पीएच जो है हल्का सा बेसिक नेचर में है, खाना खाने के बाद एसिडिक है। इसलिए खाना खाने के बाद आपको कोलगेट से ब्रश कर लेना चाहिए, सो दैट कि आपका जो मुंह का जो पीएच है वो बैलेंस हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए चीजें। ठीक है, तो ये कुछ पीएच है जो कि आपको याद रखना है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो बेटा, जो एनिमल बॉडी है, प्लांट बॉडी होती है ना, ये बहुत ही नैरो या फिर सेंसिटिव पीएच रेंज में काम करता है। यूजुअली 7 से लेके 7.8 के जो पीएच रेंज में काम करता है। पीएच हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो सारा चीज थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे कि अगर व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, अगर 5.6 से अगर रेन वाटर का पीएच कम हो जाता है तो हम इसको एसिडिक रेन कहने लग जाते हैं। और जब एसिड रेन पानी में जाता है, एसिड रेन जब पानी में जाता है, ये रिवर वाटर के पीएच वैल्यू को डाउन कर देता है। इसकी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ का जो सर्वाइवल है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। देखो, जो सॉइल का भी पीएच जो है ना, वो भी 7 के आसपास ही रहना चाहिए। मान लो किसी वजह से, या तो एक्सेसिव फर्टिलाइजर के यूज करने से या फिर एसिडिक रेन होने की वजह से पीएच डाउन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सॉइल की फर्टिलिटी इंपैक्ट हो जाती है। और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किसान के द्वारा उसके अंदर में या तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, माने क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ भी ऐड कर दिया जाता है, सो दैट कि उसका पीएच न्यूट्रलाइज हो जाए। इसलिए हमारे किसान भाइयों को जो मैन्योर का ज्यादा उपयोग करना चाहिए अपने खेतों में, सो दैट कि जो सॉइल की हेल्थ है वो बनी रहे। आगे देखते हैं बेटा, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें पता है कि बेटा हमारा जो स्टमक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक। कोई बताएगा कि जो पीएच HCl तो इतना डेंजरस या फिर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे स्टमक की सेफ्टी कैसे होती है? कमेंट करके आप बताइएगा इस चीज को। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा खा लेने से क्या होता है, एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो इससे कभी कभी इनडाइजेशन की समस्या होती है और या फिर एसिडिटी हो जाती है, और इसकी वजह से काफी ज्यादा पेन वेन इरिटेशन होती है। तो ऐसी स्थिति में हमको जो माइल्ड एसिड है या फिर एंटा एसिड है वो लेना पड़ता है। एंटा एसिड सच एज, देखो यहाँ पर एंटा एसिड लेना पड़ता है। और ये यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात की जा रही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक माइल्ड बेस है जो कि एसिडिटी से हमें रिलीफ देती है, एसिडिटी से हमें रिलीफ देती है। उसके बाद बेटा टूथ डिके का भी कॉज है। हमारे मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए, देखो आफ्टर मील 5.6 पीएच हो ही जाता है। अगर आप रात को ब्रश करके नहीं सोते हो तो बैक्टीरिया मुंह में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने की वजह से माउथ का पीएच 5.5 से भी कम हो जाते हैं। इसके वजह से दांतों के जो इनेमल होते हैं वो वीक हो जाते हैं और इसकी वजह से फाइनली कहीं ना कहीं टूथ डिके जो है होने लग जाता है। इसलिए ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जो कि मुंह के पीएच को खाने के बाद न्यूट्रल, बेसिकली देखो खाने के बाद यूजुअली लोग बाग सुबह में, आप बच्चे लोग भी मॉर्निंग में ही ब्रश करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो नीड है वो रात के समय है, आफ्टर खाना खाने के बाद, क्योंकि ये वही समय है जब आप अपने मुंह को बिना हिलाए डुलाए काफी लंबे समय तक 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा तक इतना समय बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए काफी है। तो इसलिए हमें सोने से पहले ही ब्रश करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। बेटा ये देखो, जैसे अगर जब हनी बी है या बी स्टिंग है, ये हमारी बॉडी में मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, और जो कि हमें इरिटेशन देती है। तो जैसे कि मान लो कि कहीं पर अगर ये एसिड रिलीज कर रही है तो यूजुअली जैसे जंग लगा हुआ लोहा या फिर लोहा वोहा का चीज वहां पर रगड़ना चाहिए, सो दैट कि क्योंकि ऑक्साइड बेटा मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, उसको वहां पे रब करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि बेसिकली फॉर्मिक एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय द मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि अगर
बेकिंग सोडा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो तो मैंने टेम्परेरी चीज बताई। तो बेकिंग सोडा वहां पर स्टंग एरिया में रगड़ने से रिलीफ मिलता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ इंजेक्ट द मेथनोइक एसिड। देखो एक नेटल स्टिंग होता है, नेटल स्टिंग भी वही आंट स्टिंग की तरह ही मेथनोइक एसिड को इंजेक्ट करता है। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है। एक प्लांट होता है बेटा, एक देखो ये जो है ना, नेचर प्रोवाइड द न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, ये है नेटल स्टिंग। इसके पत्ते साइड से देखो, पत्ते ऐसे स्टिंग होती है जो कि चुभ जाती है। तो एक डॉग प्लांट होता है, डॉग प्लांट के जो पत्तों का जो नेचर होता है बेसिक होता है। यूजुअली डॉग प्लांट नेटल प्लांट के आसपास ही ग्रो करता है। तो क्या करना है कि भाई जंगल में घूमते घामते अगर गलती से ऐसा लग जाए तो अगल बगल में देखना है, कहीं ना कहीं डॉग प्लांट मिलेगा, और डॉग प्लांट को रगड़ के उस थोड़ा सा उसको मिला के और उस जगह पे जहाँ पे नेटल स्टिंग आपको चुभा है उस जगह पे लगाना चाहिए, सो दैट कि आपको रिलीफ मिल जाए। नेचर नहीं प्रोवाइड कर रखा है ये चीज, देख लो। आगे बात करते हैं बेटा, उसके बाद सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट देखो, सॉल्ट बेटा टोटल 4 टाइप के सॉल्ट है। सॉल्ट बनता कैसे? सॉल्ट एसिड या बेस से बनता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका एग्जांपल हो जाता है जैसे NaCl, कॉमन सॉल्ट, ये घर में भी यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा, जैसे अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्ट होता है ये हो जाता है यहाँ पर। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बेटा CH3 सोडियम एसिटेट हमारे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये वाला आपके 10th के सिलेबस में नहीं है तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे, 11th क्लास की केमिस्ट्री में। वैसे पीएच की बात करें बेटा, यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो पीएच यहाँ पर 7 रहता है, पीएच यहाँ पर 7 रहता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच जो है वो 7 से कम रहेगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच बेटा 7 से ज्यादा रहेगा, है ना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। लेट्स से एक सॉल्ट दे रहा हूं बेटा यहाँ पर मैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको करना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट करना क्या, आपको यहां से इसको ब्रेक करना है और इधर जो है OH डालना है और इधर H डालना है। तो आपको एसिड और बेस का पता चल जाएगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनिक एसिड। तो बेटा ये देख लो, ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड। तो ये जो पीएच जो है, ये जो सॉल्ट जो है ये बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। कैसा सॉल्ट हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट, है ना बच्चों। देखो ये वाला जो सॉल्ट है, ये वाला, दिस इज बेसिक सॉल्ट, क्योंकि पीएच 7 से ज्यादा है ना। और ये वाला एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, और ये वाला न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। तो ऐसे ही और भी देख लो, एक आधा और ले लो, जैसे कि NaCl है, आप इसको यहां से ब्रेक करो, इधर OH इधर H, तो दिस इज NaOH प्लस HCl। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बच्चों ये देखो Na2SO4, इसको यहां से ब्रेक करो, इधर OH दो इधर H दो, तो ये क्या बना? NaOH बना और H2SO4 बना। तो ये हमारे सॉल्ट्स है, टोटल 3 टाइप के ही सॉल्ट है 10th के हिसाब से। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि कब एसिडिक सॉल्ट बोलना है, कब बेसिक सॉल्ट बोलना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट की बात हमने कर ली। हाँ, उसके बाद अब हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करेंगे। तो उसमें जो पहला वाला है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों जो पहला वाला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जरा ध्यान से देखना और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसके अंदर में ना एक सबसे पहले
इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो बना कैसे है, सबसे पहली बात ये समझो। तो एक्वस NaCl, व्हाट इज दिस एक्वस NaCl? एक्वस NaCl को बच्चों कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। तो बेटा ब्राइन सॉल्यूशन का क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखो जो ब्राइन सॉल्यूशन, यहां से देखो ब्राइन डाल रहे इसमें, और यहां से ब्राइन कंटेनिंग ये NaOH यहां से बाहर निकल रहा है। डीग्रीजिंग मेटल, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर। तो यहाँ पर ये सब कहाँ पर इसका यूज हो रहा है वो सब बात करते हैं पहले, बाद में। तो बेटा NaCl और वाटर का यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास करवा रहे हैं। ध्यान देना। तो NaCl प्लस वाटर गिव्स NaOH, Cl2 और H2। तो सबसे पहले Cl2 और H2, देखो एक तो क्लोरीन बना और यहाँ पे एल्कली बना, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर क्लोरीन के लिए, एल्कली NaOH के लिए प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो आप डेफिनेशन देखिए, डिकम्पोजिशन देखो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, ये डिकम्पोज होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और Cl2, ये तीन गैसेस बनती है, और इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। आपसे क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है? देखो बेटा इधर जो एनोड है, एनोड की तरफ क्लोरीन बना ना, तो ये हो गया एनोड पे बना। क्लोरीन कहाँ बना? एनोड पे। ये देखो यहाँ कैथोड पे बना हाइड्रोजन, कैथोड पे क्या बना? हाइड्रोजन। तो क्लोरीन गैस गिवन ऑफ एट द एनोड, हाइड्रोजन एट कैथोड, ये सब आपको नोट्स में लिखने हैं, और ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि क्लोरीन कहाँ बना, हाइड्रोजन कहाँ बना। अरे बेटा ध्यान दो यार, ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है। एक बात बताओ, H प्लस किधर जाएगा? H प्लस इधर जाएगा ना, तो हाइड्रोजन किधर बन रहा है? कैथोड पे बन रहा है। जो Cl माइनस किधर जाएगा? इधर जाएगा, माइनस में प्लस की तरफ जाएगा। क्लोरीन किधर बना? एनोड पे बना। भाई साइन ही तो उल्टा करना है, ठीक है। तीन प्रोडक्ट जो इसमें बने हैं सबके सब यूजफुल है। आपको देखो यहीं पर दिया गया बेटा, जैसे क्लोरीन गैस के क्या क्या यूज है। तो क्लोरीन गैस पहला वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल में यूज कर रहे हैं, PVC पाइप बनाने में यूज हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट बनाने में यूज हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज हो रहा है, और छठे नंबर पे पेस्टिसाइड बनाने में यूज हो रहा है। देख लो बेटा कितना अच्छे से यहीं पे आपको दे दिया, छह यूज इतनी सी जगह पे दे दिया। आप NCERT खोल के देखो बेटा। हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल की तरह यूज होता है, मार्गरीन में इसको यूज करते हैं, अमोनिया बनाने में इसको यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स के लिए। ये देखो ये हो गया हाइड्रोजन के यूजेस। आओ जरा NaOH के यूज, डीग्रेजिंग द मेटल, मेटल को डीग्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। सोप बनाने में इसको यूज किया जाता है, सोप और डिटर्जेंट बनाने में। पेपर मेकिंग में इसको यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसके 4 यूज इसके दे रखे। ठीक है बेटा, अब अगला कंपाउंड आ रहा है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। देखो बेटा इसको क्या करते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को पास करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्लिक्ड लाइन है, इसमें क्लोरीन गैस को पास कर रहे हैं, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl होल ट्वाइस ये हमें मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर। और ये जो है इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसी को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच करने के काम आता है। ब्लीच मतलब होता है डीकलराइज करना। ब्लीच का मतलब है डीकलराइज करना, जब कलर को हटाना हो, कलर को भगाना हो, डीकलराइज जब करना हो, इसका मतलब होता है ब्लीच करना, है ना। अरे फेयरनेस में भी वही करते हैं बेटा, है ना। जैसे कि ब्लीचिंग जो करवाते हैं चेहरों की, लोअर ग्रेड के ब्लीचिंग पाउडर होते हैं, तो जो स्किन के जो सेल्स है उसको एक्टिवेट कर देते हैं और उसको फेयरनेस की तरफ ले जाते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? कलर ही तो उड़ा रहे हैं, है ना। तो क्लोरीन गैस जो बना था अभी ऊपर में, उसी को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, और इससे हमने ब्लीचिंग पाउडर बना दिया सिलेक्ट लाइन के साथ में इसको मिक्स करके। अच्छा यूजेस की बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर देखेंगे, हाँ इधर देखेंगे, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है।
कॉटन या लिनन के कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, कलर उतारने के लिए। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री में इसको यूज किया जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर मैनी केमिकल इंडस्ट्री और मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, एज अ, यहाँ पर है ना, एज अ क्या बोलते हैं उसको, अरे यार क्या था रे, वाटर ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्टेंट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनता कैसे जरा वो देख लो सबसे पहले। तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया, तो अमोनियम क्लोराइड, और ये जो बना ये हमारा बन गया बेकिंग सोडा। दिस इज NaHCO3, माइल्ड बेस है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन भी इसको एंटा एसिड की तरह भी लिया जाता है एसिडिटी के केस में। तो बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी। एक्चुअली बेटा होता क्या पता है, जैसे आटे के साथ जब इसको बेकिंग सोडा, मान लो कि इसके अंदर ये आटा है और इसके अंदर ये पकोड़ा है, आटा है, इसके अंदर में सोडियम बाइकार्बोनेट डला हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब गर्म होता है ना, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। भाई साहब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हीट होने पे, अब जब आटे में बेकिंग कार्बोनेट मिला के जब पकोड़ा तल रहे हैं, तो पकोड़े के अंदर तो ये भी हीट हो रहा है, और हीट हो रहा है तो CO2 गैस। अब क्योंकि ये आटे के अंदर है तो CO2 गैस बाहर तो आ नहीं पाएगी, तो अंदर ही CO2 गैस इसको फुला देता है। इसको क्या करता है, फुला देता है, और पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जो चिप्स वगैरह जो भी बनते, क्रिस्पी पकोड़ाज, भटूराज, वो सब बन जाते हैं। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग के लिए भी इसको किया जाता है, ये ऐड किया जाता है। केमिकल नेम कम्बर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जो केमिकल नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और यूजिंग द सोडियम ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है बेटा। इसके ना यूजेस देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर। अच्छा एक चीज और, जब बेटा बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा में जो टार्टरिक एसिड को जब मिला दिया जाता है, तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है बेटा। यहाँ पे देखना, बेकिंग पाउडर, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड, ठीक है। तो बेकिंग सोडा में जब टार्टारिक एसिड या कोई दूसरा एडिबल ऑर्गेनिक एसिड मिला देते हैं, तो उसको कहते हैं बेकिंग पाउडर। वो किसको क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। ये देखो ये है सोडा, और जब इसमें इसको मिला दिया तो बन गया बेकिंग पाउडर। क्या बन गया, बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है, इसकी वजह से जो ब्रेड वगैरह जो है ना, ब्रेड जब बनाते हैं तो ब्रेड में बहुत सारे पोर्स होते हैं, वो पोर्स यही इसी के होते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। थोड़ा सा साइज भी बढ़ जाता है, स्पॉन्जी भी हो जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट एज एन एंटा एसिड की तरह भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये एल्कलाइन नेचर का होता है, तो एक्सेस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देता है इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। इट आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को। बिल्कुल याद रखना बेटा इस चीज को। आगे देखते हैं बेटा जी, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा ये रहा, इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। इसमें 10 क्या होते हैं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये भी एक बेसिक सॉल्ट है, और ये भी वीक एक सेकेंड, हाँ, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो इट इज आल्सो द बेसिक सॉल्ट। 10 क्या यह सिग्निफाई कर रहा है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को सिग्निफाई कर रहा है। ये वेट नहीं कर रहा, बस ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। यूजेस की बात करते हैं, वॉशिंग सोडा तो है ही, ये तो वॉशेस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में। सेकंड, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, बोरेक्स को बनाने में यूज करते हैं।
क्लिनजिंग एजेंट की तरह डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। परमानेंट वाटर का परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? अरे देखो यहां पे समझो बेटा, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, मैं दो चार यहाँ पे नाम लिखता हूं, जैसे कि एक सेकेंड होल्ड ऑन बेटा। जैसे कॉपर सल्फेट है तो इसके पास .5H2O होता है। आयरन सल्फेट है, इसके पास .7H2O होता है। अभी जैसे सोडियम कार्बोनेट आया, जैसे इसके पास .10H2O है। अभी हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट .2H2O, हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट .12H2O, ठीक है। जैसे कि ये हो गया जिप्सम कहते हैं इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। ये अभी हमारा वॉशिंग सोडा हो गया। तो बेटा ये जो क्या कहते हैं, ये डॉट वाटर जो है ना, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, ये स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। इसकी वजह से कभी कभी कलर मिलता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसकी वजह से ये कंपाउंड गीला है। गीला वीला कुछ नहीं होता इसमें। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना कि ये जो जैसे कि ये कॉपर सल्फेट .5H2, जब आप इसको हीट करोगे ना, वैसे ये ब्लू कलर का होता है। तो जब हीट करोगे तो इसका सारा का सारा पानी उड़ जाएगा और ये सिर्फ कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है, मतलब ये व्हाइट कलर का हो जाता है। ऐसे आयरन सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो FeSO4 बनेगा और ये भी अगेन कलरलेस होता है। तो कहीं ना कहीं जो H2O मॉलिक्यूल है ये कलर प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसके उड़ने से कलर गायब हो जा रहा है। तो यहाँ पर वही देख रहे हो, यहाँ पर नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल वेट नहीं है भाई। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे 5 प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट दिस, और एनहाइड्रस का सिर्फ कॉपर सल्फेट, ठीक है, गीला विला नहीं होता। ना बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त होता है जिप्सम से। देखो ध्यान से, जो ये वाला जो होता है ना कैल्शियम सल्फेट, दिस इज कॉल्ड जिप्सम, दिस इज कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम। जब कैल्शियम सल्फेट .2H2O को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो यहां से मिलता है कैल्शियम सल्फेट .12H2O प्लस 3/2 वाटर बाहर निकल जाता है। तो अब जो ये जो बना है ना, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या है, ये है जिप्सम, ये है जिप्सम, ये आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ सब्सटेंस व्हिच डॉक्टर यूज फॉर प्लास्टर, डॉक्टर के द्वारा प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। एज अ सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, एज अ सपोर्टिंग, देखो यहाँ पर डॉक्टर यूज द प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए राइट पोजीशन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद द वाटर इट चेंजेस जिप्सम वंस अगेन। अगर इसको, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, लेकिन इसको अगर वाटर या मॉइस्चर वगैरह मिल जाए तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है। जिप्सम जो होता है सीमेंटेड हार्ड होता है, उसको बैक नहीं कर सकते, बैक करना बहुत मुश्किल है, नहीं होता है। तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले में नहीं रखना चाहिए, मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो फालतू में बर्बाद हो जाता है वो क्योंकि सीमेंटेड हार्ड हो जाएगा, फिर उसका कोई काम नहीं है। एक बार हो गया तो फिर बेकार हो जाता है। और नोट दैट ओनली हाफ ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द टू अटैच्ड, मतलब यहाँ पर जो हाफ वाटर है ना, ये 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ कॉमनली शेयर हो रहा होगा, इसलिए हाफ, नहीं तो हाफ पानी थोड़ी ना होता है। 2 कैल्शियम सल्फेट के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल फंसा हुआ होगा, इसलिए हम कहेंगे कि 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड फॉर मेकिंग द टॉयज, मटेरियल डेकोरेशन मटेरियल आइटम्स, और सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी यूज किया जाता है। वाई कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो आप गूगल कर लीजिएगा कि क्यों इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, मतलब ये इसका नॉर्मल नाम जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्यों नहीं कहते हैं,
या जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्यों नहीं कहते हैं, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों कहते हैं, तो वो सब का आप सर्च कर सकते हो। बाकी ये चैप्टर खत्म हुआ। आगे जब मैं वीडियो लेके आऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो इसका जो क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह के उसकी भी लेके आएंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।